कहानी की शुरुआत एक ठंडी सुबह से होती है। सूरज की किरणें अभी धरती पर ठीक से उतरी भी नहीं थी कि शहर के सबसे सख्त माने जाने वाले महिला पुलिस अधिकारी वर्षा राठौर को एक गंभीर सूचना मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि एक दूर दराज गांव में एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है। वर्षा ने जैसे ही रेडियो पर यह सुना, तुरंत अपनी जीप में बैठकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। वर्षा का पुलिस सेवा में यह पहला ही साल था, लेकिन उसने अपने साहस और फैसलों से पूरे थाने में इज्जत कमा ली थी। निडर, न्यायप्रिय और नियमों की पक्की, यही पहचान बन चुकी थी उनकी। जब वह गांव पहुंची, वहां का दृश्य बेहद डरावना था। एक अधेड़ महिला जमीन पर पड़ी थी, शरीर पर गहरी चोट के निशान थे। वहीं पास में एक 12 साल का युवक खड़ा था, जिसके हाथों में अभी भी एक भारी लकड़ी की लाठी थी। वर्षा ने तेज आवाज में कहा, लाठी नीचे रख दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। युवक ने बिना कोई विरोध किए लाठी जमीन पर फेंकी और सिर झुकाए खड़ा रहा। वर्षा ने उसे हथकड़ी पहनाई और थाने ले आई। युवक का नाम था निहाल वर्मा। उसकी आंखों में कोई डर, कोई पछतावा नहीं था। मानो जो होना था वो हो गया। थाने में कुछ घंटे तक उसे लॉकअप में रखा गया। वर्षा चाहती थी कि पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट और स्थानीय जांच की पुष्टि हो जाए। निहाल चुप था, न तो उसने सफाई दी, न ही कोई सवाल पूछा। कुछ ही समय में आदेश आया, आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट में जज ने सभी प्रारंभिक सबूतों को देखकर निहाल को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार फांसी की तारीख से पहले उसे 2 महीने तक समय दिया गया। यह समय अपील और अंतिम ख्वाहिश जैसी प्रक्रियाओं के लिए होता है। निहाल को वापस उसी थाने में लाया गया जहां वर्षा कार्यरत थी। उसे एक अलग जेल में रखा गया जहां सीसीटीवी नहीं था। सिर्फ एक छोटी खिड़की थी जहां से हल्की रोशनी आती है। कुछ ही दिन बीते थे कि एक महिला थाने में रोती हुई आई। उसने बताया कि उसके घर में किसी ने घुसकर सारी जमा पूंजी चुरा ली है। वर्षा ने तुरंत अपनी टीम को भेजा और उन्हें कहा कि घर की अच्छे से तलाशी ली जाए। वह खुद थाने में रुक गई, क्योंकि निहाल को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। थोड़ी देर बाद जब वह निहाल के पास पहुंची, उसने देखा कि वह खिड़की की ओर देख रहा है। वर्षा ने धीरे से पूछा, तुम्हें इस फैसले से कोई तकलीफ नहीं हुई? तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और तुमने उसकी हत्या का कोई कारण तक नहीं बताया। निहाल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में न तो नफरत थी, न ही मजाक, बस एक अजीब सी शांति। वर्षा ने खुद को संयमित किया और बात को वहीं रोक दिया। उसी समय उसे कॉल आया। चोरी की शिकायत झूठी थी और पैसे खुद महिला के बेटे ने निकाले थे। मामला वहीं सुलझा और वर्षा फिर से निहाल के पास आई। इस बार वह उसके लिए चाय लेकर आई। कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे पास 2 महीने हैं। अगर तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश हो तो बता सकते हो। सरकार की तरफ से यह नियम है कि फांसी से पहले कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। निहाल ने कप हाथ में लेते हुए गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, हर रात मैं किसी कुंवारी लड़की के साथ रहूं। वर्षा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वह चाहती तो उसे तुरंत डांट देती, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। यह कोई साधारण ख्वाहिश नहीं है। हम किसी लड़की को जबरदस्ती तुम्हारे पास नहीं भेज सकते। निहाल फिर से मुस्कुराकर बोला, तो आप ही तो क्यों नहीं आ जाती? आप भी तो कुंवारी है ना, और कानून भी यही कहता है कि आखिरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। वर्षा अंदर से सुलग उठी, लेकिन उसने ना तो गुस्सा दिखाया, न ही उसने कुछ जवाब दिया। बस धीमे से कहा, मैं सोचूंगी, और वहां से चली गई। उस रात वर्षा चैन से नहीं सो सकी। उसका मन कई सवालों और उलझनों से घिरा था। क्या इंसान की आखिरी ख्वाहिश किसी नैतिक सीमा से परे हो सकती है? क्या उसे अपने कर्तव्य और इंसानियत के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा? रात गहराती रही और निहाल की मुस्कुराहट उसकी आंखों के सामने घूमती रही। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से हर फैसला एक नई दिशा ले सकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन
या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियाँ आने वाली है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह वर्षा राठौर अपनी डेस्क पर बैठी सोच में डूबी थी। रात भर वह सो नहीं पाई थी। निहाल की बात उसके जहन में गूंज रही थी। आप ही क्यों नहीं, यह शब्द बार बार उसके भीतर झकझोर रहे थे। एक तरफ उसके भीतर की इंसानियत थी जो कहती थी कि शायद निहाल सच में अकेला और टूटा हुआ है, और दूसरी ओर उसका कर्तव्य था, उसकी वर्दी, जो उसे यह कहने से रोक रही थी कि वह उसकी ख्वाहिश पूरी करे। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में जिक्र तक नहीं किया, न ही उसने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस कैदी के मन की तह तक जाएगी, यह जानने के लिए कि आखिर वह कौन है और उसकी असलियत क्या है। वर्षा ने अगले कई दिनों तक निहाल से कई बार बातें की। वह हर बार टालमटोल करता, पर हर मुलाकात में वह एक नया पहलू खोलता। कभी माँ की बात करता, कभी गांव के लोगों की, कभी कहता कि उसे सजा मंजूर है, तो कभी कहता कि माँ अब भी हर रात सपने में आती है। एक रात वर्षा थाने में अकेली थी। बाकी पुलिसकर्मी किसी बड़ी छापेमारी के लिए निकले थे। बारिश जोरों पर थी और बिजली की कड़कन थाने की खामोशी को तोड़ रही थी। वर्षा निहाल के जेल के पास आई। उसे लगा शायद आज वह कुछ नया बताए। वो निहाल को देखती रही। कुछ पल वह लेटा हुआ था, आंखें बंद लेकिन चेहरा शांत। तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? वर्षा ने धीमे से पूछा। निहाल ने बिना आंखें खोले कहा, हर रोज, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने सच में? वर्षा ने वाक्य को अधूरा छोड़ा। निहाल ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, लेकिन बताने से क्या होता? किसी ने सुना भी नहीं। सबने मान लिया कि मैंने किया है। उसकी आवाज में कोई आग्रह नहीं था, ना कोई सफाई, बस सच्चाई की एक थकी हुई परत थी। वर्षा की आंखें भर आई। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने इस केस को एक केस की तरह ही देखा? क्या मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गई जो बस एक नाम को अपराधी मान लेती है? लेकिन अब समय कम था। अगर निहाल की बातों में सच्चाई है तो उसे सबूत चाहिए। वह अगले दिन कोर्ट में रिकॉर्ड्स खंगालने में लग गए। गांव की फोरेंसिक रिपोर्ट, मां के कॉल लॉग्स, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ उसने फिर से देखा। उसे कुछ अनसुलझे लिंक मिले, कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थी। निहाल की मां के मोबाइल से आखिरी कॉल गांव के ही एक ताकतवर आदमी को गया था, जो पहले ही अवैध जमीन कब्जे के मामलों में पकड़ा गया था। वर्षा को शक हुआ, कहीं इस हत्या के पीछे जमीन का मामला तो नहीं। उसने गांव में उस आदमी के खिलाफ गुप्त जांच शुरू करवाई। इधर निहाल अब भी अपनी आखिरी ख्वाहिश पर आ रहा था। जब वर्षा ने उससे कहा कि कोई और ख्वाहिश क्यों नहीं रखता, तो वह बोला, क्योंकि मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम जैसी ईमानदार और सच्ची औरत मैंने कभी पहले नहीं देखी है। वर्षा को अब यह एहसास होने लगा कि निहाल के भीतर एक मासूम लड़का छिपा है, जिसे हालात ने पत्थर बना दिया है। एक रात जब सब कुछ सन्नाटे में था, वर्षा ने अपने निर्णय की सीमाओं को परखते हुए वर्दी उतार दी। वो साड़ी पहनकर निहाल के पास गई। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, बस एक विश्वास था। वह बैठी, उससे बातें की, उससे इंसान समझकर सुना। दो इंसानों के बीच की खामोशियां और कुछ अधूरी भावनाएं थी। सुबह निहाल की आंखों में पहली बार उम्मीद थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी कहानी पर विश्वास कर रही हो तो मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दो। वर्षा ने उसका हाथ थामा और कहा, अब यह मेरी लड़ाई भी है। वर्षा के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह एक कैदी की बातों को नजरअंदाज करे और उसे उस अपराध के लिए फांसी पर चढ़ने दे जो उसने शायद किया ही नहीं था, या फिर उसकी अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से सच्चाई को उजागर करें, भले ही इसके लिए उसे अपने सिस्टम से भी टकराना पड़े। गांव से आई जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही थी। वर्षा ने जो गुप्त जांच शुरू की थी, उसमें पता चला कि निहाल की मां ने गांव के प्रभावशाली व्यक्ति बलबीर सिंह के
खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। उसी शाम बलबीर ठाकुर को निहाल की मां के घर के आसपास देखा गया था। यह वही कॉल था जो वर्षा को रिपोर्ट में संदिग्ध लगा था। वर्षा ने अब यह केस व्यक्तिगत स्तर पर लेना शुरू किया। उसने डीएसपी को सूचना दी कि वह फांसी से पहले अंतिम जांच करवाना चाहती है। शुरू में उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने एक मजबूत केस फाइल बनाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश किया। उसे 15 दिन की छूट मिली। अगर वह इस दौरान साबित कर सके कि निहाल निर्दोष है तो केस फिर से खोला जाएगा। इस बीच निहाल को कुछ उम्मीदें बंधी थी, लेकिन वह अब भी चुप था। उसने वर्षा से एक दिन कहा, अगर तुम ना भी कर सको तो भी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ दिन इंसान जैसा महसूस हुआ। वर्षा ने जवाब दिया, तुम्हारी सच्चाई ही मेरा इम्तिहान है, मैं हार नहीं मानूंगी। वर्षा ने गांव जाकर कई लोगों से चुपचाप मुलाकात की। कई गवाह डरे हुए थे, लेकिन एक बूढ़ी महिला निहाल की मां की पड़ोसी ने आखिरकार सच बता ही दिया। उसने बताया कि बलबीर ठाकुर के गुंडों ने रात में घर में घुसकर निहाल की मां को मारा था। निहाल उसी वक्त घर लौटा था और उसने लाठी उठाकर हमलावरों को भगाया था, लेकिन तब तक उसकी मां की सांसें टूट चुकी थी। उसने यह बात पहले नहीं कही क्योंकि ठाकुर के आदमी धमकी देते रहे। वर्षा ने उसका बयान रिकॉर्ड करवाया, मेडिकल रिपोर्ट्स से मिलान कराया और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड भी जुटाए। सारे सबूत इस बात की पुष्टि करते थे कि निहाल निर्दोष था। वर्षा ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सुनवाई हुई, गवाहों को बुलाया गया, सबूत पेश किए गए, ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। मामला राष्ट्रीय मीडिया में उछला। आखिरकार कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया। निहाल को बरी कर दिया गया। जब निहाल को कोर्ट से रिहा किया गया तो वह चुपचाप वर्षा के पास आया और बोला, तुमने मुझे जिंदगी लौटा दी। वर्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय के लिए जंग सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ी जाती, दिल और जमीर में भी होती है। कुछ महीनों बाद दोनों को अक्सर साथ देखा जाने लगा। वर्षा ने शादी का कोई ऐलान नहीं किया, न निहाल ने कोई सार्वजनिक बयान, लेकिन जो भी देखता उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और सुकून पाता। एक कैदी और एक अफसर की यह कहानी, जो एक अजीब सी ख्वाहिश से शुरू हुई थी, अब भरोसे, संघर्ष और सच्चाई के रिश्ते में बदल गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह बस उस समाज को आईना दिखाती है जहां हर गुनहगार जरूरी नहीं कि अपराधी ही हो। कभी कभी इंसाफ की राह एक इंसानी जज्बात से होकर भी निकलती है।